फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में पेरिस की सिटी अलार्म पे थी। किंग ने अपनी सेना को पेरिस में भेज दिया था। वहां पर ऐसी अफवाह फैल रही थी कि किंग कभी भी फायर के लिए ऑर्डर दे देगा। 7,000 महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर एक पीपल्स मिलिशिया यानी जन सेना बनाई। इनने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंगों को तोड़ दिया आर्म्स की तलाश में। आर्म्स का अर्थ हथियारों से होता है। बाद में कई सौ लोगों ने मार्च किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी और गड़ी नुमा जो जेल थी बेस्टाइल की, ऐसी जेल जिसे जो किले के अंदर बनी हुई हो, उसको भी तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगा कि बेस्टाइल में हथियार या एम्यूनेशन होते हुए उन्होंने बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया और 7 प्रिजनर्स को वहाँ से भगा दिया। और बेस्टाइल को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग यानी राजा की निरंकुशता को दिखाता था। लोगों ने अब बेस्टाइल के पत्थरों को भी बेच दिया उन लोगों को जो इसे रखना चाहते थे सबूत के तौर पर। सोनिर का अर्थ होता है सबूत या स्मारक पदार्थ, एनसीईआरटी का वर्ड है। इन दोनों कई सारे दंगे फैले हुए थे पेरिस और ग्रामीण क्षेत्रों में। कंट्री साइड का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र और रियॉर्ट्स का अर्थ होता है दंगे। कई सारे पीपल्स जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रेड के महंगे दामों के ऊपर। कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि अब किंग को मारने की शुरुआत इसी घटना से हो गई थी, लेकिन फ्रांस के लोगों ने ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया था। एंटिसिपेट का अर्थ अनुमान लगाना होता है और एग्जीक्यूशन का अर्थ फांसी देना या फिर मारना। 18वीं शताब्दी की फ्रेंच सोसाइटी की बिगनिंग यहाँ से होती है। 1774 में लुइस 16 जो कि बार्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको फ्रांस का राजा बनाया जाता है। वह जब 20 साल के थे तब उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से हुई थी। मैरी एंटोनिएट को वहाँ का उनका बुरा सलाहकार भी बताया जाता है। जब वह राजा बने तब उन्होंने पाया कि उनका खजाना खाली है। कारण था लुइस 15 जो कि उनसे पहले राजा थे, उन्होंने ब्रिटेन के साथ 7 साल तक युद्ध करने के बाद खजाने को खाली कर दिया था। उस युद्ध में फ्रांस हार चुका था। इसके अलावा लुइस 16 के जो कि करंट राजा चल रहे हैं, कुछ फिजूल खर्चे थे। एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट का अर्थ फिजूल खर्चे से होता है, जैसे कि वो वर्साइलेज डैम की जगह पे अपना नया पैलेस बनवा रहे थे। लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी उनको ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में। वह बदला लेना चाहते थे ब्रिटेन से। ऐसा करने के लिए उन्हें एक युद्ध करना पड़ा ब्रिटेन के साथ, जिसमें उन्हें 2 बिलियन लिवरे का नुकसान हुआ। डेप्थ हुआ। डेप्थ का अर्थ कर्ज लेने से होता है। लिवरे का अर्थ फ्रांस की करेंसी से था। फ्रांस को जिन्होंने कर्ज दिया था यानी लैंडर्स ने अब इंटरेस्ट का रेट 10% कर दिया। अब फ्रांस की सरकार विवश थी, उन्हें आर्मी को भी मेंटेन करना था, यूनिवर्सिटी कोर्ट्स को भी मेंटेन करना था और ये भी था, तो फिर उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, जैसा आप टेबल में देख सकते हैं। केवल थर्ड स्टेट के मेंबर ही टैक्स पे करते थे। फ्रेंच सोसाइटी मिडिल एजेस का अर्थ 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी से होता है। मिडिल एजेस से ही वहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस चल रहा था। फ्यूडल का अर्थ जागीरदारी से होता है। प्रिविलेजेस का अर्थ विशेष अधिकार। इसका अर्थ है पिता से विशेष अधिकार बच्चों को मिलेंगे, बच्चों से उनके बच्चों को। इस तरीके का सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जाता था। चैप्टर में ओल्ड रिजीम नाम का एक वर्ड आएगा। ओल्ड रिजीम का अर्थ होता है जो कि सोसाइटी 1789 से पहले की थी, जब मोनार्च का शासन था वहाँ पे। उसके लिए ओल्ड रिजीम का वर्ड यूज़ करा जाता है। ई स्टेट, पहली स्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी का अर्थ चर्च से रिलेटेड लोगों में था। दूसरी स्टेट्स में वो नोबिलिटी का अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, मिलिट्री से जुड़े हुए लोग। तीसरी स्टेट में पीजेंट लिखा है, स्मॉल पीजेंट भी लिखा हुआ है। और कुछ अमीर लोग भी आते थे, जैसे कि लॉयर्स हुए, कोर्ट ऑफिशियल्स हुए, या फिर बिग बिजनेसमैन जो पोर्ट में कुछ अपना जो शिप्स वगैरह में जो वर्क करते थे। ऐसे लोगों को भी थर्ड स्टेट्स में रखा गया था। सिस्टम ऑफ स्टेट्स अब किस तरीके से बटी हुई हैं ये बताया गया है। फ्रांस की आबादी में 90% लोग जो थे वो पीजेंट थे, लेकिन इनके पास लैंड ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 60% लैंड नोबल्स चर्च ने ले रखा था, या फिर थर्ड स्टेट के जो रिचर मेंबर थे, बिजनेसमैन वगैरह, उनने अपने पास रख रखा था। इसीलिए वो लोग काफ़ी गरीब होते थे, किसान, उन्हें दूसरों की लैंड पे काम करना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, उन्हें सभी प्रकार के टैक्सों से छूट थी। इसके अलावा जो नोबल्स थे वो फ्यूडल ड्यूज पीजेंट से लेते थे। फ्यूडल ड्यूज का अर्थ होता है जागीरदारी, बकाया कुछ रुपए अपना पीजेंट से भी लिया करते थे। पीजेंट जो थे वो ऑब्लिग्ड थे यानी विवश थे, उन्हें सेवा प्रदान करनी पड़ती थी। रेंडर का अर्थ सेवा प्रदान से होता है, सेवा प्रदान करनी पड़ती थी नोबेलिटी को, नोबेल पर्सन्स को। पीजेंट को टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था टीथिस।
टीचर्स टैक्स को चर्च को देते थे, जबकि दूसरा एक टैक्स और था जो कि उन्हें राजा को यानी स्टेट STATE स्टेट को देना पड़ता था, जैसे जो कि कहलाता है टैटल्स। इसके अलावा राजा उनसे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेता था, जैसे नमक पे, सॉल्ट यानी टबैको यानी डेली यूज़ के जो आइटम्स होते हैं उस पर भी लिया जाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो फ्रांस का जितना भी बर्डन था, फाइनेंस बर्डन, वो सारा थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ऊपर एक पिक्चर है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ऊपर किसान को एक मक्खी की तरीके से माना गया है, जिसको एक लॉर्ड यानी एक नोबेल व्यक्ति जो है वो उसे चूस रहा है मकड़ी की तरीके से। मकड़ी जैसे मक्खी को चूसती है, उसी तरीके का उन्हें दिखाने का प्रयास किया है। लिखा है द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स। फ्रांस की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही थी, लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा था। इसमें दिया गया है 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जबकि 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। ब्रेड के प्राइजेस अब आगे बढ़ गए थे, तेज़ हो गए थे, महंगे हो गए थे, लेकिन वर्कर्स को उनकी सैलरी जो थी पहले के बराबर ही थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया था। अमीरी गरीबी में अब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसके अलावा एक ड्रॉट आया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। अब इस टेबल में आपको बताया गया है कि क्राइसिस जो थी किस तरीके से बढ़ी। पहले फसल ख़राब हुई, उसके बाद कमी हो गई ग्रेन्स की, फूड प्राइसेस बढ़ने लगे, पुअर अब जो थे ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, फूड के लिए रिवॉर्ड्स यानी दंगे हुए, वीकर बॉडीज़ मतलब लोग कमज़ोर होते चले गए। उसके बाद डिसीजेज एपिडेमिक हुई, और फिर नंबर ऑफ़ डेथ हुई, और डायरेक्ट नंबर ऑफ़ डेथ बताया गया है। ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वाइज एज एंड टू प्रिविलेजेस। अब मिडिल क्लास के जो लोग थे, मिडिल क्लास है ये, स्टेट नहीं है, मिडिल क्लास के जो लोग थे अब वो विचार करने लगे थे असामान्य अधिकारों को रोकने के लिए, या जो मोनोपोली चल रही थी उसको किस तरीके से रोका जाए, चर्च की जो मोनोपोली थी उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। शुरुआत में केवल किसान या फिर वर्कर्स इन रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे लोगों को थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोग या फिर जिनके पास पैसे होते थे वो पसंद नहीं करते थे। उनके हिसाब से ये लोग राजा के विरोधी हैं, सत्ता विरोधी हैं। लेफ्ट लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट लिखा है 5th लाइन में, उसका अर्थ सत्ता विरोधी से है, राइट और लेफ्ट वाला मत समझिएगा। 18वीं शताब्दी में सोशल ग्रुप बने उन लोगों के जो मिडिल क्लास के थे, जो कि अपना व्यापार करा करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का। इसके अलावा लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से मिलकर ग्रुप बनाए, और अब ये लोग चाहते थे, इन लोगों का भी ऐसा मानना था कि किसी भी व्यक्ति को बर्थ से यानी जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ये NCERT का वर्ड है। अब थर्ड स्टेट के ज़्यादातर लोग फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी जैसे विषयों पर बात करते थे। ऐसा करने में फिलोसोफर जॉन लॉके और रोश्यू जैसे लोगों की बड़ी भूमिका थी। जॉन लॉके ने अपने 2 लेखों में डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च का खंडन किया। रिफ्यूट का अर्थ खंडन करने से होता है, ट्रीटाइसिस का अर्थ लेख से होता है। रोज्यू ने एक ऐसी गवर्नमेंट की बात करी जिसमें पीपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। मॉन्टेस्क्यू ये भी एक फिलोसोफर थे, इन्होंने भी इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। मॉन्टेस्क्यू ने एक ऐसी गवर्नमेंट की बात कही जिसमें पावर की शेयरिंग हो रही हो, जुडिशरी अलग हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो। उन्होंने ये बात यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की थी। यूएसए की 13 कॉलोनी ने जब आज़ाद हुई तो उन्होंने इसी तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फिलोसोफर के ये आइडियाज़ अब बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहे थे। कॉफ़ी हाउसेस में या फिर सैलून्स में इन आइडियाज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो भी इन आइडियाज़ को सुन सकें। अचानक से एक न्यूज़ आई कि लुईस 16 प्लान कर रहा है टैक्सेस को फर्दर बढ़ाने की। इसके कारण फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगे और लोग गुस्सा थे राजा से, एंगर। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? लुईस 16 ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर था जो कि ओल्ड रिजीम से चला आ रहा था, प्राचीन काल से चला आ रहा था, कि उन्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें तीनों स्टेट्स के स्टेट जनरल को बुलाया जाता था, और वो लोग एक प्रपोजल पास करते थे जिसे किंग साइन करता था। किंग अकेला डिसाइड करता था कि उसे मीटिंग कब बुलानी है, लेकिन इसमें तीनों मेंबर्स को बुलाना होता था, तीनों स्टेट्स के मेंबर को बुलाना पड़ता था। आखिरी इस तरीके की मीटिंग 1614 यानी कि 1614 में हेल्ड कराई गई थी।
5 मई 1789 को लुईस 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की नए टैक्स के प्रपोजल को पास करने के लिए। इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेट ने और सेकंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए थे, जबकि जो थर्ड स्टेट थी, जो पीजेंट वाली स्टेट थी, उनने अकेले ही 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया। इन 600 लोगों में केवल वो लोग थे जो शिक्षित थे या फिर प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध थे। पीजेंट, आर्टिशन और वुमेन्स को मना करा गया था आने के लिए। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने कष्टों को 40,000 लेटर्स में लिख के दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि इन्हें लेके जाओ। अब जब प्रपोजल आया तो उसके बाद वोटिंग का प्रावधान था, जैसे अपने पार्लियामेंट में होता है उसी तरीके से उनका वोटिंग का था। लेकिन किंग चाहते थे कि हर व्यक्ति, हर स्टेट का एक वोट होए। तीनों स्टेट हैं तो 3 वोट पड़े टोटल। लेकिन अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो कह रहे थे नहीं, हर व्यक्ति को अपना एक वोट दो। ये जो आइडियोलॉजी थी पर पर्सन पर वोट वाली, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जिसे रॉयजू, जो कि एक फिलोसोफर थे, जो उनका जिक्र पहले भी हुआ है, उन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। किंग ने उनके ये जो प्रपोजल था कि हर व्यक्ति को हर एक वोट मिलना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो थर्ड स्टेट थी वो वॉकड आउट हो गई, मतलब कि असेंबली से बाहर चली गई और प्रोटेस्ट करती हुई। ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे उनने अब अपने आप को फ्रांस का स्पोक्समैन की तरह देखा। वो 20 जून को इकट्ठे हुए एक टेनिस कोर्ट में, और इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्साइले के, और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। और उन्होंने शपथ ली। शोर का अर्थ होता है शपथ लेना। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता तब तक वो हटेंगे नहीं, और मोनार्च की यानी कि राजा की पावर को लिमिट करेंगे। मीरा ब्याऊ और अबे सीव्स नाम के 2 व्यक्ति इन्हें लीड कर रहे थे। मीरा ब्याऊ जो थे नोबेल फैमिली में जन्मे थे और कन्विंस थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना है। दूसरा जो थे एबे सीव्स, वो एक प्रिस्ट फैमिली से प्रिस्ट थे और पैम्पलेट छापा करते थे जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट ये पैम्पलेट थी। नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बिजी थी, बनाने में बिजी थी, तब फ्रांस में फिर से एक उत्पात मच गया। हुआ क्या, विंटर्स, बहुत कड़ाके की विंटर पड़ रही थी, जिसके कारण हार्वेस्ट यानी कि फसलें अच्छी नहीं हो पाई इस बार। ब्रेड के जो दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। बेकर्स जो थे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, होर्डेड सप्लाई, मतलब कि खाने को जमा करके रख रहे थे। महिलाएं जो थी काफ़ी देर तक लंबी लाइनों में लगी रहती थी, और जब तक उनका नंबर आ पाता था तब तक ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई और स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, मतलब कि उथल पुथल कर दी शॉप में। उसी समय लुईस 16 जो कि किंग थे, उनने ऑर्डर दे दिया अपनी सेनाओं को कि जाओ आप पेरिस में जाओ। लुईस 16 जो शासन करते थे वो वर्साइले नाम की जगह में करते थे, और उनने अपनी सेना को पेरिस भेज दिया। 14 जुलाई को लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उनने बेस्टाइल का जो पैलेस था, जो गड़ी नुमा जेल थी, उसको नष्ट कर दिया। स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल पैलेस। कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऐसी अफवाह फैलने लगी कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर है, लॉर्ड ऑफ मैनर का अर्थ जागीरदार से होता है। जागीरदारों ने हायर किए हैं ऐसे लोगों को जो कि पकी हुई फसलों को नष्ट कर देंगे। लॉर्ड ऑफ मैनर ने बैंड ऑफ ब्रिगेड्स को हायर किया था इस काम के लिए। बैंड ऑफ ब्रिगेड का अर्थ होता है ब्रिगेड का बैंड, ब्रिगेड का बैंड। ये कुछ इस तरीके के लोगों का समूह होगा जो इस तरीके का काम करते रहते हैं, कुछ एक ग्रुप टाइप का है। पीजेंट जो थे इस चीज़ से डर गए। उनने क्या किया, सीज्ड होज यानी कि गड्ढे खोदकर बैंड ऑफ ब्रिगेड जो आ रहा था, ब्रिगेड जो आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा वो जो चैटक्स जो थे, मतलब कि जो जागीरदारों के बड़े बड़े महल थे, उनके ऊपर हमला चालू कर दिया। उनने जागीरदारों के घरों में जाके ग्रेन्स को लूट लिया और उन्हें जला दिया। डॉक्यूमेंट जितने थे सबको जला दिया, और जो पेपर्स थे, ड्यू डॉक्यूमेंट जिसमें पैसे वगैरह की जानकारी हो, उसको भी वो लोग लेके चले गए। अब जो नोबल्स थे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर गए, और वो इससे डर के भाग गए, माइग्रेट कर दिए दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ में। मैप में दिखाया गया है जो ग्रीन कलर का एरिया है उसमें कोई ग्रेट फियर नहीं था। जो पिंक कलर का एरिया दिखाया गया वहाँ पे एग्रेरियन रिवॉल्ट्स हो रहे थे 1789 में, और जो एपिसेंटर है जो डॉट टाइप के दिखाया गया एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, वो मेन पैनिक मूवमेंट था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर था। और जो एरोस के जरिए दिखाया गया कि किस तरीके से ग्रेट फियर आगे बढ़ रहा था। मैप को अगर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा फ्रांस के आसपास की कंट्रीज जैसे स्पेन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड, विद्रोह को होता देख, मतलब इस तरीके से मैसिव लेवल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको देखते हुए लुईस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया नेशनल असेंबली को और हार मान ली। और ये भी मान ली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन अब चेक करेगा पावर ऑफ किंग, मतलब कि मोनार्च की पावर अब लिमिट हो जाएगी। जब असेंबली पावर में आ गई, फिर 4 अगस्त 1789 को
असेंबली ने एक हुक्म जारी कर दिया जिसके तहत फ्यूडल सिस्टम जो जागीरदारी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया, सारे टैक्सों को ख़त्म कर दिया गया। और जो क्लर्जी थे, जो मतलब फादर या फिर जो प्रिस्ट वगैरह थे, उनको फोर्स किया गया कि अपने जो विशेष अधिकार हैं, प्रिविलेजेस, उनको छोड़ दो। टीथस नाम का जो टैक्स जो लिया जाता था उसको भी हटा दिया गया अब। और चर्च के ने जो जगह को कब्जा कर रखा था उस जगह को भी वापस से जब्त कर लिया गया, नेशनल असेंबली ने जब्त कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास अब 2 बिलियन लिवरे की प्रॉपर्टी आ गई। 2 बिलियन लिवरे जो अमाउंट है ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था उस वक्त। और लिवरे एक करेंसी होती है फ्रांस की, जो पहले भी एक बार आ चुका है इसका वर्ड। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का अर्थ है एक ऐसी राजशाही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले, कुछ नियमों के अनुसार राजा को चलना पड़े। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि राजा की पावर को किसी तरीके से लिमिट करना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने पावर को एक हाथ में देने की बजाय तीन हिस्सों में बांट दिया था, जो कि था लेजिस्लेचर पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट और जुडिशरी पार्ट। अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था। फिगर 7 में समझाया गया है कि किस तरीके का था नया पॉलिटिकल सिस्टम। नए पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे नीचे जो टेबल में दिया है पैसिव सिटीजन, ये वो लोग थे जो वोट नहीं डाल सकते थे। ये महिलाएं थीं, चिल्ड्रंस थे और 25 साल से कम के पुरुष मतलब लोग थे। इन लोगों की संख्या 30 लाख थी, यानी 3 मिलियन। इसके अलावा एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो वोट डाला करते थे, ये 40 लाख थे। जबकि फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 80 लाख थी। 2 करोड़ 80 लाख में केवल 40 लाख लोग वोट डाल के 50,000 इलेक्टोर्स को सेलेक्ट करते थे। इलेक्टोर्स वो लोग थे जो फर्दर आगे वोट डाल के नेशनल असेंबली के मेंबर्स को सेलेक्ट करते थे। और इन मेंबर्स की संख्या 745 मेंबर्स थे। ये नेशनल असेंबली जो थी राजा को कंट्रोल करती थी और सारे मिनिस्टर को कंट्रोल करती थी। नेशनल असेंबली का जो काम था किसी भी प्रकार के नियम को बनाना, लॉज को बनाना, और राजा जो था इन लॉज को बाद में अपने अनुसार साइन करता था। राजा के पास वीटो पावर थी। राजा को अगर कोई नियम पसंद नहीं आता था नेशनल असेंबली का तो उसे कैंसिल भी कर सकता था। इसके अलावा जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट डाल के जुडिशरी के जजों को भी सिलेक्शन करा करते थे। कोई भी लॉ जो था अब वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाता था। नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। इलेक्टोर्स जो थे उन्हें इलेक्ट करते थे। 25 साल से जो लोग ज़्यादा के थे लेकिन जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, लेबर की वेजेस के बराबर का, मतलब 3 दिन की लेबर की वेजेस के बराबर का अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो फिर वो एक्टिव सिटीजन नहीं कहलाएगा। और इसका अब जो क्वालिफिकेशन हो गई थी जो लेजिस्लेचर पार्ट की, वो मनी के बेसिस पे थी। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, वो पार्ट बनेगा नेशनल असेंबली का। और जो उससे कम वो इलेक्टोर्स का, और जो सबसे कम करता था वो एक्टिव सिटीजन होता था। तो इस तरीके से उन्हें टैक्स के बेसिस पे जो टैक्स पे जितना करेगा उस आधार पे वो वोट डाल सकता है और वो उस लेजिस्लेचर का पार्ट बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत थी वो एक डिक्लेरेशन के साथ होती थी। उसमें फ्रांस के लोगों के लिए कुछ अधिकार लिखे थे। ये अधिकार थे जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, अपने ओपिनियन रखने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ सेम भारत में भी लिखा हुआ है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। ये जो अधिकार थे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये इनएलिएनेबल थे और नेचुरल थे। इनएलिएनेबल का अर्थ है जिसे अलग ना किया जा सके। और ये अधिकार बच्चे इंसान मतलब फ्रांस के लोगों को बाय बर्थ मिल जाते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा गया था कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि सिटीजन के इन नेचुरल राइटों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो राइट्स थे इन्हें सरकार या फिर गवर्निंग बॉडी प्रोटेक्ट करे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन का पेज। इसमें कई सारे साइन दिए गए हैं, ऊपर आप फोटोज़ में देख सकते हैं। पहला साइन है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का अर्थ है स्लेवरी से, मतलब गुलामी प्रथा जो थी अब खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई है, तो अब आज़ादी मिल गई है। बंडल ऑफ रॉड दिखाता था यूनिटी को। एक आई थी जो कि नॉलेज को दिखा रही थी, ऑल सीइंग स्टैंड फॉर नॉलेज। एक सेप्टर थी जो कि रॉयल पावर को दिखाती थी। अभी भी जो पावर थी वो मोनार्च के पास थी, तो रॉयल पावर अभी भी है। स्नेक जो है एक टेल को अपनी खा रहा है, इसका अर्थ है अनंत काल, मतलब कि ना कभी बिगनिंग है ना ही कभी अंत है। सिंबल ऑफ इटर्निटी का अर्थ होता है कि अनंत काल का साइन। कैप रेड कलर की जो थी वो दिखाती है स्लेव अब फ्री होते जा रहे हैं।
इसके अलावा ब्लू वाइट रेड कलर एक लेडी बैठी है, तो ब्लू वाइट और रेड जो कलर है वो तभी भी फ्रांस का नेशनल फ्लैग कलर है, तो वो नेशनल कलर से दिखा रहा है। एक विंग्ड वुमेन दिखाती है कि कानून किस तरीके को मानवीयकृत, पर्सनिफिकेशन का तो है मानव की को तुलना करना, कानूनों की तुलना मानव से करना। और लॉ टैबलेट जो है वो दिखाती है जो लॉ है सबके लिए एक बराबर के हैं, किसी के लिए पक्षपात नहीं किया जाएगा। लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, मतलब कि सभी लोग लॉ के समान सामने एक ही हैं। फ्रांस अबॉलिशिस मोनार्ची और एंड बिकेम ए रिपब्लिक। अब फ्रांस ने राजशाही को ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक क्या होता है? भारत एक रिपब्लिक देश है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति जो यानी कंट्री के हेड का अगर किसी देश में चुनाव होता है तो फिर वो देश रिपब्लिक कहलाता है। जबकि जिन देशों में हेड यानी राजा को चुनने की बजाय वंश के अनुसार बढ़ा जाए, मतलब राजा का बेटा राजा बन जाएगा, उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो उन्हें रिपब्लिक नहीं कहा जाता है। भारत एक रिपब्लिक देश है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आने के बाद भी कुछ स्थिति ज़्यादा सामान्य नहीं हुई थी। लुइस 16 जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिए थे, लेकिन ऐसा पाया गया कि लुइस 16 कुछ सीक्रेट निगोशिएशन, मतलब कुछ मोलभाव कर रहे हैं और राजाओं के साथ मिलके कि उनकी सत्ता जो है वापस आ जाए, पूरी तरीके से उनके पास पावर आ जाए लुइस 16 के पास। ऐसा देखा गया कि लुइस 16 किंग ऑफ पर्शिया एक पार्ट था जर्मनी का, तो जर्मनी के पार्ट जो पर्शिया था उसके राजा के साथ कुछ निगोशिएशंस कर रहे थे कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को हटा के प्योर एब्सोल्यूट मोनार्ची को लाया जा सके। इसके अलावा और भी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की जिसमें राजशाही चलती थी, वो भी बड़े चिंतित हुए जब उन्हें देखा फ्रांस में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। सभी राजाओं ने सोचा कि डेवलपमेंट को मतलब फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे देख के कहीं उनके राज्यों में भी इसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की आवाज़ ना उठने लगे। इसीलिए उनने सोचा कि फ्रांस में अपनी ट्रूप्स को भेज के नेशनल असेंबली जो है उसको ख़त्म करवा के फ्रांस को भी वापस से एक एब्सोल्यूट मोनार्ची बनाया जाएगा। 1792 में ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई और 1792 में ऐसा कुछ हो पाता, इससे पहले ही फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया वार, नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजा के विरुद्ध। ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही लुइस 16 की वाइफ भी आती थी, मैरी एंटोनिएट। हजारों लोगों ने इसमें पार्ट लिया और इस वॉर को ऐसे देखा जा रहा था उस वक्त कि ये वॉर लोग अपने राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं या फिर अमीर रईसों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी में रईस होता है। कई सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए जिसमें से एक सॉन्ग था मर्साइलेज जो है अभी भी, मतलब वहाँ पे जो लोग गाते होंगे युद्ध लड़ने जाते थे, मर्साइलेज अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये जो क्रांति हो रही थी उसके कारण कई सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, मतलब पैसा अब उनके पास कम होने लगा। जो पुरुष थे फ्रांस के ज़्यादातर वो लड़ाई लड़ रहे थे सामने से जाके, जबकि महिलाएं जो थी वो अपने परिवार को पाल रही थी और पैसे कमा रही थी। एक बड़ा सेक्शन जो था पॉपुलेशन का वो मतलब खुश नहीं था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो ये चाहता था कि अब इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए और जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर केवल रिचर मेंबर को दी है उसको अब थोड़ा डाइल्यूट करा जाए और सभी लोगों को बराबर बराबर पावर दी है। कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे उस वक्त, जिसमें से एक था सबसे फेमस जिसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स का नाम आया था सेंट जैकॉब के नाम से, जो कि पेरिस की एक बिल्डिंग थी जो एक रिलीजियस लाइफ पे डिवोटेड थी। वुमेन जो थी वो भी काफ़ी एक्टिव थी इस समय। ज़्यादातर जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो नॉन प्रॉस्पेरस थे, मतलब कि समृद्ध नहीं थे, गरीब थे। वो ज़्यादातर शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक मतलब आटे से चीज़ें बनाने वाले थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे या फिर सर्वेंट वगैरह थे। इनके जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। एक लार्ज ग्रुप एमंग जैकोबिन जो कि डिसाइड करा उनने कि वो कपड़े पहनेंगे अलग तरीके से, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो थे कुछ डॉग वर्कर, मतलब जहाज़ के माल को चढ़ाने उतारने वाले जो लोग होते हैं उनके जैसे कपड़े पहनने लगे थे। ये अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना चाहते थे फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ज़्यादातर नोबल्स आते थे जो कि नई ब्रीचेस पहना करते थे। जैकोबिन्स अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। इसके बाद जैकोबिन क्लब ने घोषणा कर दी कि नी ब्रीचेस पहने हुए लोग, मतलब जो नोबल्स हैं उनके हाथ में जो पावर है, जो नी ब्रीचेस पहनने वाले लोग हैं यानी नोबल्स के हाथ में जो पावर है उसको अब ख़त्म करा जाएगा। जैकोबिन्स ने को सैन क्लूटोस के नाम से भी जाना जाने लगा। सैन क्लूटोस का अर्थ होता है कि विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस ना पहने। सैन क्लूटोस मैंस जो थे यानी जैकोबिन्स के जो पुरुष थे वो लाल रंग की टोपी लगाया करते थे, जिसका अर्थ लिबर्टी से होता है यानी बदलाव चाहने वाले लोग। और वुमेन्स जो थी उनको ऐसा करना अलाउ नहीं था।
1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने प्लान किया एक राजविद्रोह करने की सोची, जिसमें कई सारे पेरिस के लोगों ने पार्ट लिया और वो गुस्सा थे राजा के प्रति, क्योंकि खाने की जो सप्लाई थी वो कम हो चुकी थी और प्राइस जो थे खाने के बढ़ चुके थे। 10 अगस्त को कई सारे लोग एकदम से पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, मतलब जहाँ राजा रहते थे वहाँ पर चले गए और काफ़ी बड़ा नरसंहार किया, जिसमें किंग के जो गार्ड थे उनको मार दिया गया। किंग को वहाँ के लोग जो थे उठा के ले आए, मतलब एक जमानत के तौर पे, और कई घंटे उन्हें रखा। उसके बाद असेंबली ने रॉयल फैमिली, मतलब जो राजा का परिवार था, उसको कैद सुना दी और इलेक्शन को दोबारा करने की बात कही। अब जो इलेक्शन हुए उसमें 21 साल के लोग जो थे वोट डाल सकते थे, उनके पास भले ही प्रॉपर्टी हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को राइट टू वोट अभी भी नहीं था। अब नई इलेक्टेड असेंबली जो बनी उसको अब कन्वेंशन कहा जाने लगा। कन्वेंशन का अर्थ होता है सभा से, हिंदी में सभा होता है। 21 सितंबर 1972 में फ्रांस ने मोनार्ची को ख़त्म कर दिया और एक ऐसी गवर्नमेंट बना जो रिपब्लिक थी। 21 जनवरी 1793 में राजा को फांसी दे दी गई और उनके ऊपर जो आरोप था वो था ट्रेजन, यानी कि राजद्रोह का। क्वीन मैरी एंटोनिएट जो थी उनको भी कुछ समय के बाद इसी प्रकार फांसी दे दी गई लोगों के सामने पब्लिकली। रीजन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। 1793 और 1794 के पीरियड को आतंक का शासन माना जाता है। इस वक्त रॉबिस्फेयर जो थे उनके पास पावर आ गई थी। जो रॉबिस्फेयर का नाम हम लोगों ने सुना है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, जो कि जैकोबिन्स क्लब के हेड थे, लीडर थे। अब इनके पास पावर आ गई थी। इन्हें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता था जो रिपब्लिक का दुश्मन है, मतलब कि जो व्यक्ति ऐसा चाहता हो वापस राजा महाराजा का शासन आ जाए, तो उसको वो पकड़ लेते थे, अरेस्ट करवा देते थे और जेल में डलवा देते थे। इस और ट्रिब्यूनल से प्रोसीडिंग करवाते थे। ट्रिब्यूनल का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी बॉडी जो कि न्याय दिलाने में मदद करे, कोर्ट टाइप की बॉडी। अगर वो कोर्ट उन्हें गिल्टी फाइंड करते थे, ऐसे लोगों को गिल्टी फाइंड करते थे, तो फिर गिलिटिन नाम के एक हथियार से उनको मारवा दिया जाता था, ऐसे व्यक्तियों को, आरोपियों को। गिलिटिन एक हथियार होता है जिसे डॉक्टर गुलिटिन नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किया था, और इसमें सर को बॉडी से अलग कर दिया जाता है। 2 पोल्स होती हैं, ऊपर से एक ब्लेड गिरता है। आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। वेस्ट स्फीयर की गवर्नमेंट ने इशू करे कई सारे लॉ। मजदूरी पे अधिकतम सीमा तक के उन्हें वेजेस और प्राइस को लगा दिया। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। राशन करते हैं डेली फूड आइटम में मीट और ब्रेड को रख दिया। किसानों को जिद करी गई कि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें सिटीज़ में और उन्हें बेचें। प्राइस जो थे गवर्नमेंट ने हर चीज़ के फिक्स कर दिए थे, ग्रेन्स वगैरह के। और यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को अब रोक दिया गया, मतलब कि महंगे जो आटा होता था, सफ़ेद आटा, उसको अब बंद कर दिया गया। सभी सिटीजन्स को कहा गया इक्वलिटी ब्रेड, यानी पेन डी इग्लेटी नाम की ब्रेड को खाने के लिए कहा गया। ये एक लोफ होता था जिसे पूरी तरीके से गेहूं से बनाया जाता था। इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया वहाँ पे। तो इसीलिए स्पीच, मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर एड्रेस संबोधित करना होता है तो तब भी इक्वलिटी में मॉन्सिर और मडाम कहने की बजाय अब से सिटियोन और सिटियोयेनी नाम से बुलाया जाता था। चर्च को बंद कर दिया गया। रॉबिस्फेयर अपनी पॉलिसी में एकदम दयाहीनता दिखा रहे थे और उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। 1794 में कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और अगले दिन गिलिटिन पे ही उन्हें भी चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी रूल्स, फ्रांस। जैसे ही जैकोबिन की गवर्नमेंट गिरी, सारी पावर अब अमीर लोगों के हाथ में आ गई थी। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है नियमों को बनाना। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। डायरेक्टरी के अंदर 5 मेंबर होते थे जिन्हें जो एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। इस बार 5 लोगों को इसलिए ताकत दी गई थी ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर से बचाया जा सके, जैसे पिछली बार रॉबिस्फेयर के टाइम हुआ था। लेकिन डायरेक्टर्स जो थे, डायरेक्टरी में जो 5 मेंबर थे उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। डायरेक्टर की मतभेद रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। कारण था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की अगर डायरेक्टर को कोई बात पसंद नहीं आती थी तो डायरेक्टर्स उनसे शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकती थी और डिसमिस भी कर सकती थी। तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी इसके कारण मिलिट्री डिक्टेटरशिप को मदद मिली। नेपोलियन बोनापार्टे ने मिलिट्री कू कर लिया, मतलब कि सत्ता हथिया ली नेपोलियन बोनापार्टे ने। इन सभी चेंजेस के बावजूद भी गवर्नमेंट के जो आइडियल्स थे, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा,
और ये हमेशा ही इंस्पायरिंग रहे, मोटिवेशनल रहे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, फ्रांस में भी और बाकी यूरोप के देशों के लिए भी उस सदी के। डू वुमेन हैव रिवॉल्यूशन? फ्रांस में शुरुआत से ही महिलाएं काफ़ी एक्टिव थी रिवॉल्यूशन में। ये फ्रेंच सोसाइटी में महिलाओं को ऐसा लगता था कि उनकी प्रेजेंस से गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, प्रेशराइज करेंगी गवर्नमेंट को। जिससे ये महिलाएं जो थी ज़्यादातर ये तीसरी स्टेट से बिलोंग करती थी। ये या तो लॉन्ड्रीज में काम करती थी, या फिर फूल को बेचती थी, सब्जी फलों आदि को बेचा करती थी, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट घरों में काम वाम करती थी इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल्स। ज़्यादातर महिलाएं जो थी उनको एजुकेशन पूरी नहीं मिली थी, या फिर जॉब ट्रेनिंग उन्हें किसी प्रकार की नहीं करी थी। जो डॉटर्स थी नोबेल की या फिर थर्ड स्टेट के अमीर लोगों की, वो केवल कॉन्वेंट स्कूल्स में जाती थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। फ्रांस में जो वर्किंग वुमेन थी उनको भी काफ़ी काम थे, जैसे अपने परिवार को देखना होता था, खाना बनाना होता था, पानी लाना होता था, लंबी लाइनों में लग के ब्रेड लेनी होती और लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस ऑल्सो। वेजेस जो थी काफ़ी कम थी मेंस की कंपैरिजन में वुमेन के लिए। फ्रांस की महिलाओं ने अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए पॉलिटिकल और अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बने और अपने न्यूज़पेपर चलाए। करीब 60 वुमेन्स क्लब बनाए गए फ्रांस के अलग अलग शहरों में। सोसाइटी जो थी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हो गई थी और रिपब्लिकन वुमेन्स वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। वुमेन की जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने थे जैसे मैन कर रहे थे। वो काफ़ी निराश थी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें वुमेन्स को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था। उनकी डिमांड थी उन्हें भी राइट टू वोट मिले और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर पाएँ। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के आने के बाद महिलाओं की हालत में कुछ स्थिति में मतलब सुधार हुआ। जैसे कुछ क्रिएशन की गई, स्कूल्स बनाए गए, स्टेट स्कूल्स मतलब सरकार द्वारा चलता आने वाले स्कूल। गर्ल्स के एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया गया। अब उनके फादर्स जो थे, गर्ल्स के फादर्स जो थे, फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जो कि फ्रीली रजिस्टर होता था सिविल लॉ में। सिविल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता था मैरिज का। डाइवोर्स को एक लीगल प्रोविज़न में डाल दिया गया और अप्लाइड कर सकते थे बोथ मैन और वुमेन। अब दोनों ही लोग, दोनों ही जेंडर अप्लाई कर सकते थे। वुमेन को अब वुमेन्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी और वो अब आर्टिस्ट बन सकती थी और छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती थी। वुमेन का जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए वो चालू रहा। जब रीजन ऑफ टेरर आ गई तब नई गवर्नमेंट ने इशू करे कुछ ऐसे लॉज जिसमें महिलाओं के क्लब्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी महिलाओं को बैन कर दिया गया। कई सारी प्रमुख जो महिलाएं थी उन्हें अरेस्ट करा गया और मार दिया गया, एग्जीक्यूटेड, मार दिया गया। लेकिन वुमेन का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए लगभग 200 सालों तक आगे चलता रहा, ना केवल फ्रांस में बल्कि और भी देशों में विश्व के। वुमेन की फाइट जो थी वोटिंग के लिए वो एक मूवमेंट बन गया आगे चल के, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता रहा। फ्रांस की महिलाओं को 1946 में जाके वोट देने का अधिकार मिला। 1789 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी और उन्हें 1946 में जाके वोट मिला, वोटिंग का अधिकार मिला। भारत में शुरुआत में मिल गया था 1951 में, जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तभी महिलाओं के पास अधिकार था वोट देने का। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलाम प्रथा का अंत। जैसे ही जैकोबिन्स पावर में आए तो उनने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया फ्रांस की कॉलोनीज से। फ्रांस की कुछ कॉलोनी थी कैरिबियन में, जैसे मैरिटाइन क्यू, ग्वाडीलूप और सैन डोमिनिगो। ये कुछ इंपॉर्टेंट सप्लायर हुआ करती थी उस वक्त, तंबाकू की, नील की, चीनी और कॉफ़ी की। यूरोप के लोग यहाँ पर जाया करते थे और प्लांटेशन करते थे इन सारी चीज़ों का, लेकिन इनको लेबर मिलती नहीं थी। तो इनने इस चीज़ का हल निकालने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। मतलब अमेरिका को अगर ज़रूरत पड़ेगी, अमेरिका में फ्रांस की जो कॉलोनी है वहाँ पे अगर लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो अफ्रीका से आ जाएंगी, अफ्रीका को ज़रूरत पड़ेगी तो यूरोप से आ जाएंगी। मतलब ये ट्रायंगल बना दिया था। ये चीज़ 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। स्लेव का ट्रेड होता कैसे था? फ्रांस के कुछ मर्चेंट्स थे, मतलब व्यापारी थे, वो बॉर्डेक्स और नेट्स के पोर्ट से निकलते थे, मतलब ये फ्रांस की इन पोर्टों से निकला करते थे और अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे। अफ्रीका के कोस्ट पे जाके ये लोग जो गुलाम थे उनको ख़रीदा करते थे। अब किन से ख़रीदा करते थे? तो अफ्रीका में जो मजबूत लोग हुआ करते थे, मतलब जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, सरदार टाइप के लोग, चीफ्टेंस जिनको कहा जाता था, लोकल चीफ्टेंस, उनसे खरीद लेते थे।
इसके बाद उन लोगों की ये ब्रांडिंग करते थे, मतलब ब्रांडिंग जो मतलब जो ज़्यादा ताकतवर लग रहा है मजदूर, उसको ज़्यादा महंगे दाम में तो ब्रांडिंग कर देते थे। उसका तो उन्हें बांध के पैक कर दिया जाता था शिप्स के अंदर टाइटली 3 महीनों की लंबी जर्नी के लिए, मतलब अटलांटिक ओशन से कैरिबियन सी तक लेके जाया जाता था उन्हें शिप के अंदर 3 महीने तक। उनको फिर बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर के लिए, मतलब जो लोग जिन लोगों को ज़रूरत होती थी वो लोग खरीद लिया करते थे। गुलामों के आने के बाद से, मतलब गुलामों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके बाद यूरोप के मार्केट जो थे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो से एकदम बढ़ते चले आ रहे थे। पोर्ट सिटी जो थी बॉर्डेक्स और नैंड्स अब वो जानी जाने लगी थी स्लेव ट्रेड के लिए, और वो काफ़ी समृद्ध होती चली जा रही थी। 18वीं शताब्दी में शुरू से ही स्लेवरी को फ्रांस के लोग अच्छा नहीं मानते थे, क्रिटिसिज्म होता रहता था। और जहाँ तक कि नेशनल असेंबली जो बनी थी, मतलब राजा के टाइम पे 1789 के बाद जो नेशनल असेंबली बनी थी उसमें भी कई डिबेट हुई कि राइट ऑफ द मैन जो दिए जा रहे हैं लोगों को, वो केवल फ्रांस के लोगों को नहीं बल्कि जो कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हैं, फ्रांस की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी देने चाहिए। लेकिन किसी गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ को लाया जा सके और स्लेवरी को ख़त्म करा जा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपोजिशन उन्हें फेस करना पड़ेगा बिजनेसमैन द्वारा। बिजनेसमैन जो बड़े बिजनेसमैन थे वो गवर्नमेंट को अपोज करेंगे। फाइनली 1794 में एक लेजिस्लेशन लाया गया, मतलब एक लॉ लाया गया, जिसके तहत सारे स्लेव्स जितने भी गुलाम थे फ्रांस में, फ्रांस की टेरिटोरी के, फ्रांस की कॉलोनीज़ के, सबको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन 10 साल, ये कुछ ही समय का था, 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्टे जब वापस आए पावर में, मतलब नेपोलियन बोनापार्टे जब पावर में, तो उनने वापस से स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया और लोगों को फिर से फ्रीडम मिल गया कि वो एक्सप्लॉइट कर सकें स्लेव्स को अपने। अफ्रीका के नीग्रोइज एक प्रजाति होती है, हाईलाइटेड में है एनसीईआरटी में। नीग्रोइज अफ्रीका की एक प्रजाति होती है, तो उनको गुलाम बनाया जाता था इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। कई सारे चेंजेस आए 1789 के बाद से, मतलब पुरुषों की ज़िंदगी पे, महिलाओं की ज़िंदगी पे, बच्चों की ज़िंदगी पे। जो गवर्नमेंट आई नई 1789 के बाद, तो उनने लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब एक बराबर व्यवहार करना रोज़मर्रा की चीज़ों में, उस पर काफ़ी प्रयास करे, कई सारे लॉज बनाए। इंपॉर्टेंट लॉ बना 1789 में, बेस्टाइल का पैलेस जब टूट गया था उसके बाद की बात है। किंग से सेंसरशिप की पावर को ले लिया गया। सेंसरशिप क्या होता था, पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई बुक पब्लिश करानी होती थी या न्यूज़पेपर लिखना होता था, प्रिंट करवाना होता था, तो उसे सबसे पहले किंग से सेंसरशिप परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम एक न्यूज़पेपर लिख रहे हैं या हम एक बुक लिख रहे हैं, उसमें ये कंटेंट लिखेंगे तो हमें परमिशन दे दिए। तो जब नई गवर्नमेंट बनी तो उन्हें किंग की ये जो सेंसरशिप वाली पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा ध्यान दिया और कह दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई न्यूज़पेपर, पैम्पलेट आदि छाप सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। अब टाउन्स में, फ्रांस के टाउन्स में ऐसी चीज़ें देखने को आसानी से मिल जाती थी, काफ़ी ज़्यादा भरमार हो गई न्यूज़पेपर की, पैम्पलेट की, बुक्स की, क्योंकि अब कोई सेंसरशिप तो चाहिए नहीं होती थी, किंग की परमिशन तो चाहिए नहीं होती, जो मर्जी आई वो छाप सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्रेस को भी फ्रीडम दे दी थी कि वो जो चाहें छाप सकते हैं, किंग की कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन, किंग की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। कंक्लूजन, परिणाम क्या निकला इस रिवॉल्यूशन का। 1804 में जैसे ही नेपोलियन के पास सत्ता आई, नेपोलियन ने मतलब सत्ता कब्जा ली, तो वो उसने अपने आप को एम्परर बना दिया फ्रांस का। उसने आसपास की यूरोप की नेशंस के ऊपर हमला करा और उसने जीत लिया, किंगडम अपना बड़ा सा बनाता गया। नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइज़र की तरीके से देखता था यूरोप का। उसने कई तरीके के सिस्टम्स को, कई सारे लॉज लाए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया नापने और तौलने के लिए, डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करके। नेपोलियन, ओवरऑल बात यह है कि जो चीज़ 1789 में रिवॉल्यूशन इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि लोग परेशान थे राजा की निरंकुशता से, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। एंड में आके वो चीज़ वापस वही हो गई। नेपोलियन ने खुद को अपने आप को राजा टाइप का बना लिया और एक ही हाथ में वापस पावर चली गई। शुरुआत में नेपोलियन को लोग एक मुक्तिदाता की तरह देखते थे, लिबरेटर की तरीके से देखते थे, और उनको लगता था कि नेपोलियन के राज में लोगों को आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन थोड़े दिनों बाद नेपोलियन की जो आर्मी थी वो काफ़ी हमलावर थी। लोगों को समझ में आ गया नेपोलियन भी वैसे ही है। बाद आखिरकार 1815 में वाटरलू का एक युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया, मतलब ब्रिटेन वगैरह ने मिलकर एक युद्ध करा और जैसे नेपोलियन को हरा दिया गया था। फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन थी वो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए की गई थी। आगे चल के ये आइडिया जो था वो यूरोप के कई और देशों में पहुंचा और फ्यूडल सिस्टम जहाँ पे चलता था, मतलब कि जागीरदारी प्रथा, उनको ख़त्म करा गया। कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे उनको रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, उनको भी मतलब बंधुआ मजदूरी से आदि से छुट्टी दिलाई गई। फिर इंडिया में भी टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनने फ्रांस की रिवॉल्यूशन पर रिस्पॉन्ड किया और उनकी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया।